निगम प्रशासन गोवंश के रखरखाव के नाम पर हर महीने डकार रहा लाखों रुपए। देवेंद्र गौतम, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। रात होने पर गोवंश भयानक रूप लेकर रोड के ऊपर घूमने को मजबूर। जल्द समाधान नहीं निकाला तो गोवंश को गाड़ियों में भरकर नगर निगम मेयर और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर उतारा जाएगा। देवेंद्र गौतम, जिलाध्यक्ष। गोवंश रात को सड़क पर घूमने को मजबूर। सड़क पर होने की वजह से दुर्घटना होने की आशंका। जनता में भय का माहौल। गौ सेवा आयोग बनाने के बाद भी नहीं सुधर रहे शहर के हालात। हरियाणा सरकार को घेरते हुए ये बात आम आदमी पार्टी सोनीपत के जिलाध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने कही। जिलाध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने कहा कि नगर निगम सोनीपत द्वारा लाखों रुपए के टेंडर गोवंशों के रखरखाव के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन गोवंश सड़क पर रहने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ प्रतीत होता है कि नगर निगम सोनीपत गोवंश के नाम पर लाखों रुपए हर महीने डकार रहा है। देवेंद्र गौतम ने बताया, हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग की स्थापना भी की हुई है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि इस आयोग के नाम पर भी हरियाणा सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। देवेंद्र गौतम ने कहा कि सोनीपत न्यायिक आवासीय परिसर में रहने वाले अधिकारी भी भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। गाय और बछड़ों ने उस रिहायशी सड़क पर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। आवासीय परिसर के आसपास सोनीपत के सभी न्यायिक, दंडाधिकारी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, इनके साथ अन्य विभागों के उच्च अधिकारी भी रहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब इन अधिकारियों के परिसर में इस प्रकार का हाल है तो बाहर आम जनता इस परेशानी से कितना त्रस्त हो रही होगी। आम आदमी पार्टी के सोनीपत जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया और गोवंश को उचित जगह पर नहीं भेजा गया तो जल्द गौ सेवा दल के सभी साथियों के साथ मिलकर गोवंश को गाड़ियों में भरकर सोनीपत के जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारियों के दरवाजे पर छोड़ा जाएगा। देखिए, आज तीसरी बार मैं ये हालात आपको यहाँ के एक न्यायिक परिसर, आवासीय परिसर, रेजिडेंशियल क्वार्टर है यहाँ पे सरकारी, उनके हालात दिखा रहा हूँ। किस प्रकार से गायें और गोवंश इस सड़क के ऊपर, इस आवासीय परिसर के ऊपर कब्जा किए हुआ है। हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग की स्थापना भी की हुई है, उसके बावजूद ये हालात सोनीपत जिले के ये बने हुए हैं कि यहाँ पर इनको देखने वाला कोई नहीं है। इन क्वार्टरों के आसपास हमारे जज भी रहते हैं, एसपी साहब भी रहते हैं, उपायुक्त सोनीपत भी रहते हैं। उसके बावजूद ये जो सरकारी क्वार्टर यहाँ पे बने हुए हैं, इनके अंदर अलग अलग विभागों के अधिकारी भी रहते हैं। जब इन्हीं की यहाँ पे देख रेख और इनको देखने वाला कोई नहीं है तो एक आम जनता जो सड़क के ऊपर गोवंश की दुर्घटना का शिकार होते हैं, उनकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? जब सुनवाई अधिकारियों की नहीं होती तो आम जनता की सुनवाई कौन करेगा? मैं कहना चाहता हूं अपने जनप्रतिनिधियों को, जो जिस वार्ड के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, अपने नगर निगम के मेयर साहब से और भी जनप्रतिनिधि से, भाई विधायक भी है, सांसद भी है, जिला प्रशासन भी है, नगर निगम प्रशासन भी है, इसकी सुध ले लीजिए। नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौ सेवा दल के साथियों के साथ मिलकर जब इन गौ रक्षक, जो इन गोवंशों को गाड़ियों में भर कर आपके दरवाजे पर छोड़ा जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये किस प्रकार से रहने को मजबूर है। यहाँ के जो रिहायशी इलाके, इनकी क्या गलती है कि यहाँ पे ये रहने के लिए आ गए? क्या इनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा? किस प्रकार यहाँ पे गोबर इधर उधर दिखाई दे रहा है, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है? ये तो फिर गौशाला का एक नाम ले लेगी ये जगह, ये सड़क तो गौशाला का नाम ले लेगी। फिर बैरिकेटिंग करवा दो जी यहाँ पे। इसका समय रहते इसका ऊपर संज्ञान लीजिए। जो करोड़ों रुपए का टेंडर, आप लाखों रुपए के टेंडर नगर निगम सोनीपत के अंदर लगाए जा रहे हैं, चारा के नाम पर, आप गायों के नाम पर के आप घोटाला कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। और जो गौ सेवा आयोग बनाया हुआ हरियाणा सरकार के, इसका मतलब उसके अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला होने की आशंका, क्योंकि गोवंश तो सड़क के ऊपर है, तो आप रक्षा किसकी कर रहे हैं? गौशालाएं कहाँ पे है? गौचरान की भूमि को आपने ठेकों पे दे रखा है, उन गौचरान की भूमियों को खाली करवाइए ताकि ये गाय वहां पे जाकर के रहे। आवासीय परिसर के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये घरों में घुस गई, किसी की दुर्घटना का शिकार हो गया कोई परिवार, यहाँ पे कौन जिम्मेवार होगा उसका? आने वाले समय के अंदर अगर दुर्घटना कोई होती है गोवंशों से सड़क के ऊपर, तो उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन सोनीपत की होगी। आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने की जो कार्य प्रणाली है वो अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।
पेट्रोल पंप लूटने वाले कुल्हाड़ी गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 लूट की वारदातों का हुआ खुलासा। एक वारदात नरेला के दिल्ली में भी की गई थी। सीआईए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी नशे में देते थे वारदातों को अंजाम। नशा खरीदने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देते थे वारदातों को अंजाम। एक आरोपी बीटेक पास नौकरी भी करता था, लेकिन कोरोना काल में चली गई नौकरी। पिछले कई दिनों से सोनीपत में कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्होंने एक लूट की वारदात दिल्ली के नरेला में भी दी थी। कुल 7 वारदातों का खुलासा फिलहाल किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत पुलिस के हाथ से चढ़े ये 3 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश जो नेशनल हाईवे 44 के आसपास मौजूद पेट्रोल पंपों पर कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाया करते थे। लूट की वारदातों को अंजाम जब दिया जाता था, तब उस दौरान ये आरोपी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो जाया करते थे। तीनों आरोपी सचिन उर्फ बाबा, विकास, प्रदीप उर्फ छोटा, जो कि सोनीपत जिले के गांव नांगल कला के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि इनसे गहन पूछताछ की गई है तो पता चला कि ये नशा खरीदने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे और उन्होंने एक गाड़ी पर भी कुछ पैसा खर्च किया है। जल्दी सभी पैसे की रिकवरी कर अदालत के माध्यम से लूट के शिकार हुए लोगों को वापस की जाएगी। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक गिरफ्तार आरोपी विकास, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और बीटेक की हुई है, जो सोनीपत में सर्विस भी करता था और 50,000 से भी अधिक सैलरी लेता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसकी सर्विस चली गई और वो गलत संगत में चला गया और नशा भी करना शुरू कर दिया। देखिए, अब जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोनीपत जिले में पेट्रोल पंपों पे कई सारी वारदातें हो रही थी, जिसपे बाइक पे 2 व्यक्ति आ रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम सब ने देखा कि कैसे वो एक कुल्हाड़ी से पहले वार करते थे और एक आदमी के हाथ में कट्टा भी हुआ करता था, एक इलीगल वेपन हुआ करता था और वो पैसे छीन करके भाग जाया करते थे। तो ये काफ़ी वारदातें पेट्रोल पंप पे पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिस पे हम लोग सोनीपत पुलिस की तरफ से निरंतर कोशिश कर रहे थे कि इनको हम पकड़ें और हमारी सारी क्राइम टीम इसमें लगी हुई थी। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की जॉइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन और बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत जिले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास, ये भी गांव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये तीनों एक ही गैंग के पार्ट थे और आपस में जो गैंग का जो पैसा है, जो लूट का पैसा है, स्नैचिंग का पैसा जो ये लेते थे, वो आपस में तीनों बांटते थे। तीसरा व्यक्ति जो है वो है प्रदीप उर्फ छोटा, ये भी नांगल कला का है। तो नांगल कला के तीनों ये व्यक्ति हैं, तीनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें अगर मैं आपको वारदातों का थोड़ा सा अगर समरी बताऊँ तो टोटल 7 वारदातें इन्होंने करी हैं, जिसमें से 5 वारदातें तो पेट्रोल पंप की लूट की हैं, स्नैचिंग की हैं, लूट की हैं। और उन 5 वारदातों में से 4 वारदातें तो इसी जिले की हैं और 1 वारदात इन्होंने दिल्ली में करी है, नरेला क्षेत्र में करी है। तो 5 वारदातें तो इनकी पेट्रोल पंप लूट की हो गई। एक इन्होंने गैस डिलीवरी एजेंसी के जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ स्नैचिंग करी थी इसी ज़िले में, वो भी अभी पिछले महीने की बात है। और एक इन्होंने बाइक चोरी कर रखी है, जो बाइक इन्होंने वारदात में यूज़ करी है, जो काले रंग की पल्सर है जो वारदात में प्रयोग की गई है, वो बाइक इन्होंने चोरी करी थी। वो जुलाई के महीने में कुंडली क्षेत्र से ही चोरी करी थी। तो उसमें भी इनकी क्योंकि चोरी में ये खुद लोग थे तो एक मुकदमा इन पर भी है। तो टोटल 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ये वांछित हैं। इन सभी मुकदमों में बारी बारी से इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर इनका हम प्रीवियस आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ जो एक सचिन और बाबा, जो एक व्यक्ति आता था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी, उसका एक प्रीवियस मुकदमा हमें मिला है जो कि आर्म्स एक्ट का है। ये खरखौदा थाने में दर्ज हुआ था, 2020 का मुकदमा है। इसमें इससे एक नाजायज़ वेपन मिला था। कुछ दिन ये जेल में इस मुकदमे में रहा था, उसके बाद ये बाहर आ गया था। तो ये भी एक कारण था कि नशा आगे खरीद पाएँ, उसके लिए भी ये वारदातें आगे करते थे। और कुछ पैसा इन्होंने आगे भी खर्च किया है। जैसे इनके पास एक जो तीनों को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी इनसे मिली है
I-20 गाड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे। तो उस गाड़ी की रिपेयर में भी खर्चा इन्होंने काफ़ी किया है, अन्य भी जो अपने खर्चे होते हैं उसको भी चलाया है उसमें। तो कहाँ पैसा इन्होंने दिया, कुछ उधारी भी इनकी पहले की थी उसको भी चुकाया है। तो सारी जो जहाँ भी पैसे का इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको जड़ तक जाकर की कोशिश करेंगे कि पैसे को रिकवर करके दिखाएं। सर इनके स्टूडेंट हैं या सर पढ़ाई छोड़ चुके थे? देखिए, इसमें से एक व्यक्ति जो विकास है वो तो उस बीटेक है और मैकेनिकल इंजीनियर है। कुछ पूछताछ में उसने बताया कि वो एक यहाँ पर सोनीपत में नौकरी भी करता था और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी उसको अच्छी, करीब 50,000 के आसपास तनख्वाह उसको मिलती थी। लेकिन बताया उसने कि लॉकडाउन के समय नौकरी उसकी चली गई थी, उसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दी, तो उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति तो बीटेक है, बाकी दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में बंद सुधीर सांगवान की एक और करतूत आई सामने। सुधीर सांगवान ने फर्जी एड्रेस पर बनवाया था पासपोर्ट, मकान मालिक ने लगाए आरोप। 2016 में सेक्टर 2 में एक मकान में किराए पर रहता था सुधीर सांगवान। मकान मालिक ने जबरदस्ती निकाला था मकान से बाहर। मकान मालिक बुजुर्ग दंपति हो चुके परेशान। सोनाली फोगाट की मौत के बाद सुधीर के बारे में जानकारी लेकर परेशान कर रहे हैं लोग। टिकटॉक गर्ल और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में जेल में बंद सुधीर सांगवान के आए दिन नए कारनामे सामने आ रहे हैं। सुधीर सांगवान ने अपने पासपोर्ट पर जो एड्रेस दिया था वो धोखे से दिया था। ये कहना है सुधीर सांगवान के पासपोर्ट पर जिस एड्रेस का जिक्र है उसके मकान मालिक चरण सिंह अहलावत का। यही नहीं, मकान मालिक ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पासपोर्ट पर व्यक्ति का परमानेंट एड्रेस होता है, जबकि सुधीर सांगवान हमारे घर में किराए पर रहता था और यहाँ का एड्रेस फर्जी तरीके से लिया गया है, जो गलत है। दरअसल रोहतक के सेक्टर मकान नंबर 1166 में रहने वाले चरण सिंह अहलावत ने बताया कि 2016 में सुधीर सांगवान उनके यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आया था, लेकिन सुधीर सांगवान की हरकतों को देखते हुए मकान खाली करने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। जबरदस्ती आसपास के लोगों को इकट्ठा करके सुधीर सांगवान को मकान से बाहर किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया जिस पर मेरे मकान का एड्रेस है, जो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अब लोग सुधीर सांगवान के बारे में जानने के लिए हमारे मकान पर आते हैं और हमें परेशान करते हैं। गौरतलब है कि सुधीर सांगवान 2016 में सेक्टर 2 के मकान नंबर 1166 में किराए पर रहने के लिए आया था, जिसकी हरकतों को देखते हुए मकान मालिक ने 3 महीने में ही उसे निकाल दिया था। मेरा नाम चरण सिंह अहलावत, मकान नंबर 1166 सेक्टर 2 का निवासी हूँ। मेरे पास जो है ना 2016 में सुधीर सांगवान किराए पर रहता था। मेरा मकान ऊपर खाली था उस टाइम, वो किराए के लिए उसने लिया था। फिर 2-4 महीने बाद मेरे बच्चों ने बाहर से आना था, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैंने उनको कहा अभी जो है ना तू मकान खाली कर दे, हमें को ज़रूरत है। उन्होंने बोला अभी रहने दो। फिर हमने 2-4 ने मिल कर कहा अभी जो है ना तू खाली कर दे, इनकी मजबूरी है, बच्चे आ रहे हैं। वो खाली करके चला गया। उसके बाद हम लोग कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं, बच्चे हमारे बाहर हैं और हम 75-76 साल के बुजुर्ग आदमी हैं। हमारे को बार बार जो ना कोई पत्रकार आता है, कोई और आता है, हम 5-7 दिन से हम बहुत ज़्यादा तंग कर चुके हैं। ना सोने देते ना बैठने देते, हमारे को ज़्यादा तंग कर दिया इस उम्र में। और कोई घटना घट गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा ये भी बता दें। ये पूछते हैं जी कि आपके पास सुधीर सांगवान रहता था। मगर भाई हमारे पास 16 में रहता था, वो खाली कर गया। हमारा उससे कोई लिंक है ही नहीं, ना हमारे साथ कोई मतलब है, ना हमारा उसका आना जाना है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है हमारे पास। ये किराएदार आओगा जो है ना 2-4 महीना पास खाली करके चले जा, ये तो सब दे रहे हैं मकान किराए पैसे। और पूरी तसल्ली करके उसका बाप इसमें बागवानी विभाग में रहता था, उसी की तसल्ली पर हमने मकान दिया था। पासपोर्ट पर ये बताओ, कोई भी आदमी अगर किसी का एड्रेस दे दे, वह तो उसकी गलती, हमारी क्या गलती है इसमें? हम तो ऐसे ही बेमतलब परेशान कर रखे हैं। तो मेरा इससे कोई लिंक नहीं है सुधीर सांगवान से, हाँ जी। हम दोनों यहाँ भी बहुत तंग आ चुके हैं इससे। और मेरा इससे जो ना पंडा छुटा हो, ये बार बार यहाँ आदमी आता है, मेरी भी बेइज्जती होती है अड़ोस पड़ोस में कि अभी मामला क्या है। मेरा उससे कोई लिंक नहीं, मेरा मामला नहीं, फिर भी मेरी बेइज्जती हो रही है। ऐसा है जी, पासपोर्ट जब इंसान कोई बनवाता है तो किराए पर रहता है, वो कभी अपना वहाँ का किराएदार जहाँ जिसका मकान है
उसका एड्रेस नहीं दे सकता। ये इसने हमारा नंबर जो 1166 बहुत फर्जी करके जो है गलत ढंग से दिया, ऐसे उसका भी कोई एक्शन होना चाहिए। ऐसे किसी का पासपोर्ट नंबर परमानेंट जो होता है ना वो एड्रेस दिया जाता है, ना कि किसी टेम्परेरी किसी किराए पर रहता हुआ उसका एड्रेस दिया जाता है। यशपाल हुड्डा की रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली के विषय को लेकर मंगलवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान उनके निशाने पर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार रही और कहा कि जो 75 पार की बात करते थे उनको हरियाणा की जनता ने सबक सिखाया और फिर जमुना पार भेजने वाले लोग ही उनको जमुना से निकालकर कुर्सी पर केवल लूट के मकसद को लेकर बिठा दिया। जनता अब सब जानती है। भविष्य में आयोजित होने वाले चुनाव में लोग अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली में हरियाणा की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इस मकसद को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनको जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। हरियाणा की अधिक से अधिक भागीदारी रैली में सुनिश्चित करें, उन्होंने कहा। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अब हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। लोग आशा की नजर से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया है, उससे लोग बचना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में 12 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर आगे बढ़ चुके हैं और हजारों अन्य पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी अब इस ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जनता के मत झूठ बोलकर हासिल किए वो कभी शक्ति ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ समय के लिए तो जरूर वो सत्ता पर विराजमान हैं, लेकिन भविष्य में उनको जनता सबक सिखाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि जजपा ने जो भाजपा से गठबंधन किया था वो 5000 मासिक बुढ़ापा पेंशन विषय को लेकर नहीं था। ये तो हरियाणा को लूटने का समझौता था। ये तो एक तरह से भ्रष्टाचार का समझौता था, जिसमें खास तौर से विभागों का समझौता था। कौन शराब का महकमा लेगा, कौन माइनिंग का महकमा लेगा और कौन रजिस्ट्री का महकमा लेगा, और जनता को पूरी लिस्ट दादा गौतम जरूर बता देंगे, वो सब जानते हैं। इसमें बदलाव कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बदलाव हुआ, हम धन्यवाद भी करते हैं। आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी उदय भान जी जो एक बहुत संघर्षशील जमीनी जो एक नेता है उनको कांग्रेस पार्टी की कमान हरियाणा प्रदेश में दी। जैसे कहा धनपाल मलिक जी ने जन भावनाओं के अनुसार, ताकि हरियाणा प्रदेश में जो लोग जन भावनाएं क्या हैं तो हम धन्यवाद करते हैं। जन भावनाएं हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं आशा भरी नजर से, लोग चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। लोग हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की जो सरकार जो 8 साल से हरियाणा का भट्टा बिठा दी थी सरकार ने, इससे हरियाणा को बचाना चाहते हैं, हरियाणा को आगे लेके जाना चाहते हैं। लोगों की भावना ये है, तो कांग्रेस पार्टी ने उस भावना को समझा, आपके हाथ में कमान दी, और जब से आपके हाथ में कमान दी पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण पूरे बदलाव का जिस तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 12 पूर्व विधायक और दर्जनों पदाधिकारी बीजेपी से जेजेपी से कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में शामिल हो गए। पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण आपके पक्ष में बनता है। तो उसमें पहली बड़ी मीटिंग, पहली बड़ी रैली 4 तारीख को रामलीला ग्राउंड में होगी। 2 मायने हैं इसकी। एक तो मायना ये है कि ये जो आपके हाथ में कमान है उसके बाद पहली रैली तो जिम्मेदारी आपकी सबसे ज्यादा है। एक मायने है प्रदेश की राजनीति। ये रैली, इस रैली में रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी हरियाणा प्रदेश में बदलाव का सूचक साबित होगी। और दूसरे इस रैली में, क्योंकि दिल्ली में रैली, हरियाणा में रैली नहीं, दिल्ली में जब रैली होती है तो देश में अपनी ताकत दिखाने का मौका कभी कभी मिलता है। आज देश में आप अपनी मजबूती और अपनी ताकत का एहसास राष्ट्रीय स्तर पर ये मौका है, मौका भी है और चुनौती भी है। अगर रैली रामलीला ग्राउंड में जैसे पहले कई रैलियां हुई थी, उन रैलियों से अगले दिन अखबार लिखेगा कि भाई रैली के अंदर हरियाणा चप्पे चप्पे में रामलीला ग्राउंड और दिल्ली के हर कोने में हरियाणा से लोग आए हुए थे,
तो पूरी राष्ट्र की राजनीति के अंदर आपका पद स्थान ऊपर जाएगा। ये मौका है, इस मौके को चूकना नहीं है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। मारपीट हुई, सीसीटीवी में कैद। सोनीपत में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गांव रोड स्थित एक पेट्रोल पंप से सामने आया है, जहां 6 व्यक्तियों ने मिलकर 3 पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा और जाते वक्त उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये संपूर्ण वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अब सदर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की ये वीडियो सोनीपत के खरखोदा रोड पर गांव रोड के पास पेट्रोल पंप पर कुछ व्यक्ति बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनका किसी विषय को लेकर सेल्समैन के साथ कहा सुनी हुई तो गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब वो कर्मचारी बचाव के लिए पेट्रोल पंप के अंदर भवन में घुसे तो वहां सभी 6 बदमाशों ने उनको बुरी तरह से पीटा और जाने से पहले उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब पेट्रोल पंप संचालक और वहां कार्य करने वाले कर्मचारी डर के साए में हैं। पेट्रोल पंप संचालक जगदीश कुमार बताते हैं कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस में केस भी दर्ज करवा दिया है और सुरक्षा की मांग करते हैं। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं जगदीश तुसीर, ओनर तुसीर ऑयल कंपनी रोहट। आज रात लगभग 11 बजे हमारे पेट्रोल पंप पर लगभग 6-7 आदमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने पंप पर पहुंचते ही हमारे करिंदों के साथ मारपीट शुरू कर दी और जो उनके पास जो कैश था वो छीनने की कोशिश की। जब हमारे करिंदे जो है पंप के ऑफिस में अंदर छिप गए तो उन्होंने अंदर घुसकर ऑफिस में तोड़ फोड़ की व उनको काफ़ी चोट पहुंचाई। इस विषय में हम आज सदर थाना में SHO साहब से मिले और हमने जो है उनको अपनी हमारे साथ जो घटना घटी है उसके बारे में बताया और हमने जो है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारी प्रशासन से पुरजोर अपील है कि दोषियों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाए। पेट्रोल पंप पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से सभी पंप डीलर जो है डरे हुए हैं। पिछले हफ्ते जो है एक दिन की जो है हमने पेट्रोल पंप बंद रखे थे और हम जो है SP साहब से मिले थे तो SP साहब ने हमें पूरी सुरक्षा का वादा किया था। अतः एक बार फिर हम जो है सभी पंप डीलर मांग करते हैं कि प्रशासन हमें जो है सुरक्षा प्रदान करे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।